जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है सबका। आज हम लोग लेके आ गए अपने फुल सिलेबस टेस्ट 26 का केमिस्ट्री के पार्ट का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 46, वो एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है। देखिए मुझे फिनॉल दिया हुआ है और इस फिनॉल में सबसे पहले मुझे रिएक्शन करानी है जिंक डस्ट से। जैसा कि आप जानते हैं कि जिंक डस्ट फिनॉल का रिडक्शन कर देगा बेंजीन में। तो यहाँ पे मुझे जब हम लोग जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो Zn इस फिनॉल को कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में और रिलीज़ हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो जिंक डस्ट है इसका हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने ओजोनोलिसिस कराया इसका, और जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये हमने ओजोनोलिसिस यहाँ पे किया। फर्स्ट स्टेप में O3 और CCl4 कोई सॉल्वेंट होगा, और सेकंड स्टेप में Zn और ऑब्लिक वाटर, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ईच बॉन्ड ब्रेक होने पर दोनों कार्बन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल जाएगा। और इस तरीके से यहाँ 3 मोल ग्लाइऑक्सर मिल जाएंगे। 3 मोल CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, 3 मोल ग्लाइऑक्सर मिल जाएगा। ये मुझे बेंजीन मिल गया था, और ये बेंजीन के बाद ये देखो 3 मोल ग्लाइऑक्सर मिल गया, ग्लाइऑक्सर। अब अगर आप फर्दर इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन ये एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा। और रिडक्शन हम लोग किसकी हेल्प से करा रहे हैं? ये कैटालिटिक रिडक्शन करा रहे हैं निकिल और हाइड्रोजन की हेल्प से। तो निकिल और हाइड्रोजन की हेल्प से हमने कैटालिटिक रिडक्शन कराया। तो जब हम लोग ने यहाँ पे निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से कैटालिटिक रिडक्शन कराया तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस तरफ भी H मिल जाएगा, इस तरफ भी H मिल जाएगा। तो यहाँ पर और सिमिलरली ये भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस तरफ भी एक H मिल जाएगा, इस तरफ ऑक्सीजन को भी एक H मिल जाएगा। तो देखो बच्चा क्या मिलेगा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए इस कार्बन पे, और साथ में OH आ गया, और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए और साथ में OH आ गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथाइलिन ग्लाइकॉल। ये मुझे मिल गया एथाइलिन ग्लाइकॉल। अब अगर हम लोग देखें ABCT के टर्म्स में तो ये है हमारा A, ये है हमारा B, और ये है हमारा C। अब क्वेश्चन में पहले बहुत सावधानी से देखो कि आपसे A पूछ रहा है, B पूछ रहा है, C पूछ रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C बताना है। तो C हमारा एथाइलिन ग्लाइकॉल। अब नीचे नेम दिए हैं ग्लाइऑक्सल। अगर B होता, B पूछा गया होता तो हम ग्लाइऑक्सल करते। बेंजीन अगर A पूछा गया होता तो हम बेंजीन करते। ग्लिसरॉल कहीं दिया नहीं है। एथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा 4th ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के 4th ऑप्शन के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 में भी एक कन्वर्जन है, जिसमें कि ये एक तरह का रिवर्स कन्वर्जन है, जिसमें हमें पता करना है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के बीच में क्या, या ये प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट से कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक मुझे साइक्लोपेंटेनोन मिला हुआ, साइक्लोपेंटेनोन नहीं मिला, ठीक है। ये मुझे डबल बॉन्ड दिया गया CH2, यानी कि मेथाइलिन ग्रुप लगा हुआ। तो ये हमारे पास है मेथाइलिन साइक्लोपेंटेन। ये मेथाइलिन साइक्लोपेंटेन पर हम लोग ने क्या किया है, किसका रिएक्शन करने गए हैं? सबसे पहले फर्स्ट
और फर्स्ट में यहाँ पर ओजोन दिया है जिंक के साथ, ओजोन, ओजोन और KMnO4। तो अब देखो KMnO4 के साथ भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते थे इसको और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ओजोन के साथ भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पहले स्टेप में तो कोई भी आ सकता था। तो पहले स्टेप में हम लोग गए और फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे करा दी ओजोनोलिसिस। अगर हम लोग ने ओजोनोलिसिस कराई है, यहाँ ओजोन CCl4 की प्रेजेंस में लेंगे, और दूसरे स्टेप पे हम लोग क्या लेंगे, Zn और वाटर। तो यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, Zn प्लस वाटर। तो भाई देखिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा 20 से, और एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। ये साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट में CH2 डबल बॉन्ड O यानी कि फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। अब क्योंकि हमको तो मेन काम करना है ये साइक्लोपेंटेन रिंग के ऊपर। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे पास कीटोन आ गया Zn वाटर के साथ, तो फिर रेड फॉस्फोरस HI के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो रेड फॉस्फोरस HI कीटोन को बदल देगा एल्केन में। तो अब बच्चा यहाँ पर हमारे पास अगर हम रेड फॉस्फोरस HI के साथ आगे गए तो ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, और जब साइक्लोपेंटेन बन जाएगा तो उससे साइक्लोपेंटीन में जाना बहुत मुश्किल होगा। साइक्लोपेंटीन में हमको जाना, तो ये तो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। हाँ, अगर LiLH4 के साथ जाते हैं, दो ऑप्शन है, या NaBH4 के साथ जाते हैं। अब यहाँ तीनों में ही सेकंड में किसी को भी हम लोग ले सकते हैं, LiLH4 को भी ले सकते हैं और NaBH4 को भी ले सकते हैं। तो जब हम लोग LiLH4 या NaBH4 में से किसी को लेंगे, चलिए पहले LiLH4 को ले लेते हैं। LiLH4 लेंगे ईथर की प्रेजेंस में, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब LiLH4 ईथर की प्रेजेंस में लिए हाइड्रोलिसिस की, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। LiLH4 एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, और दोनों तरफ HH मिल जाएगा। इससे मुझे यहाँ पे ये कंपाउंड मिल जाएगा, ये साइक्लोपेंटेनॉल मिल गया मुझे। अब साइक्लोपेंटेनॉल से अगर मुझे लाना है एल्कीन या मुझे करना है डिहाइड्रेशन, तो उसके लिए तो बेस्ट है एसिडिक मीडियम में हीट करो। एसिडिक मीडियम में इसको हीट करना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कीन पर कराया जाता है और उससे ग्लाइकोलिक लिंकेज क्रिएट होती है। तो यहाँ पर तो ये एल्कीन है नहीं, अल्कोहल पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होगा, और अगर करेंगे भी तो ये वापस इसको कीटो में बदलेगा। LiLH4 से देखो एसिडिक मीडियम में हीट किया, ये पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है, इससे हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग ने यहाँ पर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हीट किया इसको। एसिडिक मीडियम जैसा कि आप जानते हो H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करना, ये H प्लस हमारा H2SO4 कंसनट्रेट से आया, जिससे कि ये वाला जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है इस OH के साथ वाटर का लॉस कर देगा, और वाटर का जब लॉस करेगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे साइक्लोपेंटीन। इस तरीके से जो करेक्ट सेट मुझे दिखाई दे रहा है वो करेक्ट सेट होना चाहिए, ओजोनोलिसिस followed by reduction by the help of lithium aluminum hydride and then followed by heating in presence of acidic medium, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन से हम ये मनचाहा प्रोडक्ट बना लेंगे गिवन रिएक्टेंट की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 48। अब इस क्वेश्चन नंबर 48 में कंबशन की रिएक्शन का जनरल फॉर्मेशन दिया गया है। तो हम लोग एल्केन का कंबशन करने जाएंगे CnH2n+2, और कंबशन करने में ऑक्सीजन की हेल्प लेंगे, और हमें मालूम है कि जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तो हमको
कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, हमको मिलता है CO2, हमको मिलता है वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर में। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर, देखिए अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे n मोल कार्बन है, तो यहाँ पर भी हम लोग n मोल कार्बन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने n मोल कर दिए, तो कार्बन नंबर बैलेंस हो गए। अब इधर हाइड्रोजन देखिए 2n+2 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे n+1 रख दें और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब प्रॉपर इस तरफ ऑक्सीजन देखिए कितनी है, 2 × n यानी कि 2n ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है और n+1 ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन आ रही है। दैट मीन्स टोटल 3n+1 ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो 3n+1 ऑक्सीजन अगर हम इधर रखते हैं तो ये जो 2 है ये इसको डबलाइज कर देगा, तो इसको इस 2 को सेट करने के लिए हमें नीचे 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो मुझे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे बैलेंसिंग आएंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो 3n+1/2O2 होगा, जो हमको 4th ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए हमारा सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में ये मुझे दिया गया है डीकार्बोक्सिलेशन बाय द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। तो इसमें सभी जानते हैं कि इसका इंटरमीडिएट कार्बन आयन होता है। इस तरीके से ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। देखिए होता क्या है इसमें, ये RCO-Na+, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है। जब ये सोडियम कार्बोक्सिलेट सोडा लाइम की प्रेजेंस में जाता है तो ये RC+O- बनाता है, क्योंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन है, इसमें CO2 को रिमूव करना है और CO2 एसिडिक होती है, NaOH अल्कलाइन होता है, तो NaOH इस CO2 को रिमूव करना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है। तो अभी होता क्या है कि इसमें ये जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये R पे चले जाते हैं। सो मुझे जो मिल जाता है, वो ये R का माइनस चार्ज एनायन मिल जाएगा प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। इसलिए इसका जो इंटरमीडिएट है वो R- यानी कार्बन आयन है। इसलिए आंसर मेरा यहाँ पे फर्स्ट सही होगा। ये देखिए कन्वर्जन है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये HNu दिया हुआ है सनलाइट। अब सनलाइट दिए होने की वजह से ये जो ब्रोमीन है ये एलाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा या अल्फा सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर। तो अब जो मुझे कंपाउंड मिलेगा जिसको कि मैं A बता रहा हूँ वो A ये होगा। देखो रिंग पे कुछ नहीं होगा, रिंग एज इट इज रहेगा और ये CH हो जाएगा और इसका एक H हट जाएगा Br से, और ये जैसे CH3 वैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पर जो NO2 है वो एज इट इज रहेगा। ये बच्चा A बन गया। अब जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पे रिएक्ट करोगे, एल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है और Cl जाता है और बीटा कार्बन से H जाता है। अब इस बीटा कार्बन पे तो H है नहीं, केवल इसी पे H है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करोगे एल्कोहलिक KOH से, तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करने पर आपको ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर CH आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2 आ जाए और NO2 यहाँ एज इट इज बना रहेगा। ये सर हमारा B बन गया। अब देखो ब्रोमीन Fe की प्रेजेंस में, Fe एक लुईस एसिड है, जब भी कभी हैलोजन लुईस एसिड की प्रेजेंस में अटैक करे और किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर अटैक करे जैसे बेंजीन, टॉलिन या कोई और डेरिवेटिव पे, तो जो हमारा हैलोजन है वो रिंग के ऊपर अटैक करता है और साइड चेन में अटैक नहीं करता। तो अब रिंग पे अटैक करेगा बच्चा, तो देखो रिंग पे क्या है, ये NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 इसको यहाँ पर भेजना चाह रहा है, और ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये डायरेक्टिव नहीं है। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं कि ये -I लगा रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। सो मोस्टली इसका जो पैरा पोजीशन पे इसका जो NO2 का मेटा होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब ये यहाँ पर CH
डबल बॉन्ड CH2 आ गया, और यहाँ पर Br को भेज देते हैं और यहाँ पर NO2 को रखते हैं। तो NO2 का एक कार्बन छोड़ के Br आ जाएगा, जो मुझे थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन में। तो ये थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें क्या कमी है? इसमें पहली बात तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन नहीं हुआ था, इसलिए ब्रोमीन कॉर्नर पे चला गया था, ये सबसे गलत बात हो गई। यहाँ पर पता नहीं कैसे एडिशन टाइप का रिएक्शन दिखा दिया और 2 ब्रोमो जोड़ दिए, जो संभव नहीं है। और इसमें क्या है, NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे ये आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि CH डबल बॉन्ड CH2 NO2 से मोर स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में एक रिएक्शन हो रही है, ये एक सिस ब्यूटीन हमें दी गई है, इसकी HCl से रिएक्शन हो रही है। तो चलिए हम लोग इसकी रिएक्शन करा लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ये क्या हमको कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर सिस ब्यूटीन लिया है, ये सिस ब्यूटीन है, हम इसको ओपन फॉर्म में लिख ले रहे हैं। ओपन फॉर्म में आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 है। अब इस पे बेटा आप देखिए, सबसे पहले HCl का रिएक्शन कराया गया। तो जब हम लोग ने इस पे HCl का रिएक्शन कराया तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। HCl यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के लिए जाएगा। मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, इस पे प्लस इस पे माइनस आ गया, तो ये जो माइनस है ये इस H प्लस से जुड़ जाएगा और Cl माइनस इधर आ जाएगा। तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा, CCH3 H Cl C CH3 H H। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके एक तरफ CH3 जुड़ा है, एक तरफ C2H5 जुड़ा है, एक तरफ Cl जुड़ा है, एक तरफ H जुड़ा है, तो ये कायरल कार्बन है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर इसने ऑप्शन दिए हैं। इट इज़ अ सेकेंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब ये देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन इस C से भी जुड़ा है, इस C से भी जुड़ा है, यानी कि ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये बात तो सही है भाई, तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये बात सही है। और मुझे पता क्या करना है, द मेजर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, और मतलब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रखता है यानी A होगा। अब केवल A हो सकता है, A भी हो सकता है, A B C सब में A है। इट एग्जिस्ट इन एन एंशियोमर्स एन एंशियोमेरिक पेयर्स। एन एंशियोमेरिक पेयर्स कौन देते हैं? एन एंशियोमेरिक पेयर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो रही है, तो ये बात भी सही है। इट हैज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl। तो अब देखिए कार्बन के 4 थे और उसमें 8 H थे पहले जब वो सिस ब्यूटीन था, और HCl ऐड हो गया तो H9 हो गया, एक Cl हो गया, तो ये भी सही हो गया, यानी A B C सब सही हो गए। इसका सेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग को 4th ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग 4th ऑप्शन के साथ चले गए हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है, तो हम लोग ने यहाँ पे पहले मोल ले लिया। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली। देखो आइसोथर्मली टर्म जैसे ही आएगा, इसका सेंस ये है कि डेल्टा T बराबर 0 होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा U बराबर भी 0 होगा। अगर इन्होंने यहाँ पे डेल्टा U पूछा है तो दैट मीन्स वहाँ पे ऑप्शन में 0 होना चाहिए, 0 0 0 0। तो डेल्टा U से तो फैसला नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। रिवर्सिबली, जैसे आइसोथर्मली और रिवर्सिबली टर्म आया तो मुझे ये बात समझनी होगी कि W बराबर होगा फॉर्मूला -2.303 nRT log V2/V1 या P1/P2, वो डिपेंड करेगा क्या दिया। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q बराबर -W होता है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा,
यानी Q और W की वैल्यू सेम आएगी बट साइन अपोजिट होगा। देखो यहाँ पर Q अलग है और W अलग है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। Q और W सेम है, Q और W सेम है, Q और W सेम है। अब इसमें आगे बढ़े, क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सपेंशन करेगा बेटा, तो एक्सपेंशन में आपको मालूम है कि W होगा निगेटिव और W होगा निगेटिव तो Q होगा पॉजिटिव। अब पहले हमसे क्या पूछा Q, तो पहले पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पहले माइनस आ गया इसलिए ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों में ही देखो Q और W बराबर भी हैं और Q पॉजिटिव आया है और हमारा जो W है वो निगेटिव आया। तो अब मुझे इस फॉर्मूले से W निकालना है या Q निकालना है, कोई एक चीज़ निकालनी है। तो अब मुझे n बराबर 1 मोल मिल गया था और ये एक्सपेंड हो रहा था। V1 दिया गया है 10 डेसीमीटर क्यूब और V2 दिया गया है 20 डेसीमीटर क्यूब। जब एक्सपेंशन होता है तो W निगेटिव आता है, यहाँ दोनों में W निगेटिव है क्योंकि W बाद में लास्ट में पूछा, Q पहले पूछा। V1 आ गया, V2 आ गया और मुझे R भी दिया गया 8.314 और T दिया गया है आपका 300 केल्विन। अब अगर मैं इस फॉर्मूले का सारा डेटा लगा लेता हूँ तो W इक्वल टू -2.303 मोल की जगह पे 1N, R की जगह पे अब मैं देखता हूँ कि जूल में है कि कैलोरी में है, किलो जूल में है, तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल होगा और टेम्परेचर 300 है तो 300 लगा दिया एंड log V2/V1 के अकॉर्डिंग 20/10 लगा दिया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 20/10 करना। अब हम लोग बहुत ईजिली इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू ये 10⁻³ इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.3 और log 2 इक्वल टू 0.3 आ गया। तो ये लगभग 16 हो गया है, 16, 2.3, 17 और 51 और 51 3 तो ये 1 पॉइंट समथिंग की रेंज में आने लगेगा, 1.7। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1.718। देखो इसको हमने क्या किया, देखो 8 2 16 होता, अब 2.3 है 8.3 है, मान लो अप्रॉक्सीमेट 17, तो 17 3 51 होता है, तो अप्रॉक्सीमेट मान लो 5 और 5 इंटू 3 यानी आएगा 1.5, यानी कि 5 इंटू 0.3 यानी 1.5। अब थोड़ा बहुत इनकी वजह से बढ़ के आएगा तो 1.7 के आसपास आने लगा। तो इस तरह से अंदाज़ा हमने लगा लिया कि निश्चित ही 21.84 तो नहीं आने वाला, 1.718 आ रहा है, तो पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। और ये किलो जूल में आया, ये माइनस का है तो Q बराबर होता है -W -1.78, कोई भी संशय ना रह जाए, इसलिए +7 1.718। Which one of the following complex will have crystal field stabilization energy for octahedral complex 0? तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दो कॉन्फ़िगरेशन में 0 होती है। जब D5 हो, बच्चा ध्यान रखना, D5 हो और ये D5 हो और वीक फील्ड लीगेंड हो, तब 0 हो जाता है, क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड है। तो ये यहाँ पे T2G में 3 आ जाएगा और EG में 1 आ जाएगा, T2G में 3 आ जाएगा और EG में 1 आ जाएगा। अब आप लोगों को तो पता ही है, EG में 2 आ जाएगा, EG में 2 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल डेल्टा O है, टोटल डेल्टा O, वो आप लोग कैसे निकालते हैं? वो आप लोग निकालते हैं
0.6x माइनस 0.4y डेल्टा O। यहाँ पर ये जो x है ये इलेक्ट्रॉन्स इन Eg होता है, और ये जो y है ये इलेक्ट्रॉन्स इन T2g होता है, इलेक्ट्रॉन इन T2g। तो अब बेटा आप वैसे आपको ये याद करने के लिए मैंने दिया, आप इसको याद रखेंगे तो आपका जल्दी रिजल्ट निकल आएगा, जल्दी से आपका रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन इसकी प्रूविंग कर रहे हैं कि D5 वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से मिलेगा। अब आप देखिए कि x बराबर हमारा Eg में कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2 माइनस देखो T2g में कितने हैं, T2g में 3 हैं, तो 0.4 इंटू 3 यानी प्लस 1.2 माइनस 1.2 बराबर 0। और यही चीज़ एक जगह और होती है, और वो कब होती है, जब D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब D10 में चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, डेल्टा O 0 ही होती है, यानी ऑक्टा फील्ड कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 ही होती है। ये ट्रिक है जल्दी से याद करने के लिए, और नहीं तो आपको सबका एक एक करके इन सबका निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए FeCN6 में क्या होता है कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, और साइनो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो +2 में हमको 6 इलेक्ट्रॉन बचे मिलते हैं D में, D6 होता है, तो वो सब पेयर हो जाएंगे, T2g6 हो जाएगा, Eg 0 हो जाएगा। या ये कह लें कि यहाँ पर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सर 3d6 4s0 होगा, क्योंकि 3d6 आया, तो 3d6 आया तो पहली बात तो ना D10 है ना D5 है, तो ये तो हो नहीं सकता। सिंपली आप अभी लिगेंड को ना भी छोड़े, ये कोबाल्ट है, O छोटा समझना, C बड़ा समझना, तो ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट में +3 स्टेट में भी हमको D6 मिलता है, करके देख लेना, इसलिए ये भी नहीं इस कैटेगरी पे पास उतरेगा, खरा उतरेगा। ये Fe+2 है, यहाँ भी Fe+2 था, यहाँ भी Fe+2 है, इसमें भी D6 है, सब में D6 है। और भैया जब D6 आ गया तो लिगेंड का नेचर भी देखने की जरूरत नहीं है। D5 आए तो लिगेंड का नेचर देखो, अगर वीक फील्ड है तो फिर हमारा टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 0 नहीं होगा। अब Mn में सर क्या हो गया, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इसके पास D5 है, और ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि ये इस कैटेगरी में खरा उतर रहा है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 4th। और सब बना के देखोगे, सबका काउंट करोगे तो बहुत समय निकल जाएगा, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता है कि नहीं आता, आप कम समय में अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर कर पाते हो कि नहीं, ये सारी बातें, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अब ये रिएक्शन है A2 + B2, दिस गिव्स 2AB, यहाँ एरो है, EA फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन 180 और 200 है। तो चलो पहले यहाँ पे हम लोग डेल्टा H निकाल लेते हैं। तो डेल्टा H के लिए ध्यान रखना, डेल्टा H के लिए फॉर्मूला होता है टोटल H ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल H ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हमको प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी नहीं दी है, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है, और वो क्या है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। उल्टा, पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखा, यहाँ पे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपको डेल्टा H देने में सक्षम है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की 180 है और बैकवर्ड की 200 है, तो बच्चा यहाँ पे आ गया निगेटिव -20। पहली बात तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। देखो यहाँ पे +20 दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन पहले तो गलत हो गया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। फिर देखो क्या कह रहा है, कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द गिव्स एनर्जी चेंज। और मुझे यहाँ पे पता क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कैटालिस्ट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पे कोई प्रभाव नहीं डालता, ये सही है। कैटालिस्ट कॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर। कैटालिस्ट की इतनी दम नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करा दे। हाँ, ये तो जरूर है कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके रेट को अल्टर करे, रेट को चेंज करे। पॉजिटिव कैटालिसिस है तो रेट बढ़ा दे, निगेटिव कैटालिसिस रेट घटा दे, लेकिन ये संभव नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना दे। द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटालाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो कैटालाइज्ड रिएक्शन और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज में वो कह रहा है कि डिफरेंट होती है, ये बात गलत हो गई। दोनों की सेम होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे कैटालिस्ट ने क्या किया, ये फॉर बोथ रिएक्शन बाय 100 kJ, दोनों की 100 kJ कम कर दी। तो देखो अब यहाँ पे जब ये विदाउट कैटालिस्ट था, विदाउट कैटालिस्ट, अब विद कैटालिस्ट क्या होगा, ये जो 180 है ये 80 हो जाएगी सर, और ये जो आपकी 200 है ये 100 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का 100 घटा दिया। 180 से 80 हो गया, 200 से 100 हो गया, इसलिए अभी भी क्या रहेगा, -20 रहेगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स CrCl3PY3, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसका टाइप है Ma3B3। इसको हम लोग कहते हैं फेस मर आइसोमेरिज्म, यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसमें ज्योमेट्रिकल लगती है लेकिन इसमें ऑप्टिकल नहीं लगती। जब दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो और दोनों मोनोडेंटेड डिफरेंट लिगेंड हो तो उन्हें हम कहते हैं Ma3B3। A मीन्स फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोडेंटेड, B मीन्स सेकेंड टाइप ऑफ मोनोडेंटेड। जैसे Cl एक मोनोडेंटेड है, PY भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसे Ma3B3। अब यहाँ Cl3Br3 हो सकता था, यहाँ पर CrH2O होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस हो सकता था, यहाँ CrNH3 होल थ्राइस Cl3 हो सकता था। कुछ भी, कोई भी लिगेंड होता मोनोडेंटेड और A3B3 टाइप पोजीशन होती तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सिस और ट्रांस या इस स्पेशली केस में फेस और मर दो आइसोमर बनते, तो इस वाले के दो बनेंगे। यहाँ 3 लिखा हो नहीं सकता, यहाँ 1 लिखा हो नहीं सकता, ये 2 पॉसिबल है। अब ये जो हमारे पास आया है, ये जो दूसरे वाला हमारे पास है CrCl2OX होल ट्वाइस, ये बच्चा जो कॉम्प्लेक्स है इसका टाइप है Cr मतलब मेटल है, और A2 मतलब ये आपका, इसको बल्कि हम ये OX को पहले दिखा देते हैं, OX को हम दिखा देते हैं AA होल ट्वाइस, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और B2, जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो और कोई अदर 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हो, तो इसकी खास बात होती है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। और इसमें ध्यान रखना कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो सिस होता है वो 2 तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, D+ सिस और L- सिस, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, और एक इसका हो जाएगा ट्रांस। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जब दोनों करेंगे तो कहीं ये ना समझ लेना 2 ज्योमेट्रिकल के 2 ऑप्टिकल के, तो गलती हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल के 2 होंगे सिस और ट्रांस। ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मोस्टली शो नहीं करता,
और सिस 2 फॉर्म में रहता है, डी सिस एल सिस। इस तरीके से इनके टोटल जाके बने 3 आइसोमर, 3। तो 3 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ 2 2 दिखा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसमें OX ऑक्सिलेट है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, और PY पीरिडीन है, हम लोगों को पहले से ही पता था। ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, अब लेड स्टोरेज बैटरी क्या रिएक्शन होती है देखिएगा। देखो, जब Pb और PbO2 को H2SO4 में मिलाया जाता तो बेटा ये एक सेल बनता, और ये सेल हमारा यहाँ पर PbSO4 में बदल जाएगा और वाटर में बदल जाएगा और करंट बनाने लगेगा और हमें पोटेंशियल मिलने लगेगा। और जैसे जैसे हमें पोटेंशियल बैटरी से मिलता जाएगा, लेड एक्यूमुलेटेड सेल लेड स्टोरेज बैटरी से सेकेंडरी सेल से मिलता जाएगा, वैसे वैसे ये डिस्चार्ज होती जाएगी। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग रिएक्शन, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। अब इस डिस्चार्जिंग रिएक्शन में बेटा लेड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। तो मेरे बच्चे देखो, जब ये 0 से +2 होगा तो होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता। और जब PbO2 का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में बदलता है तो होता है रिडक्शन बाबू। और मेरे बच्चे रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। तो जब आपसे पूछा जाता है डिस्चार्जिंग रिएक्शन में किसका होता है ऑक्सीडेशन, या कौन जाता है एनोड पे, या किसका बनाते हो एनोड, तो जवाब होता है लेड का बनाते हैं एनोड, और लेड एनोड PbSO4 में कन्वर्ट होता है जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी। ध्यान रखना, हम लोग से क्वेश्चन चार्जिंग का पूछा गया। और PbO2 दैट मीन्स लेड डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और बनाता है कैथोड, और रिड्यूस होता है PbSO4 में। अब अगर करें चार्जिंग तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। चार्जिंग करने गए, जिसका मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, तो जब चार्जिंग करने गए तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। PbSO4 और PbSO4 के साथ PbSO4 प्लस वाटर, PbSO4 प्लस वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वापस Pb में प्लस PbO2 में प्लस H2SO4 में, और रिएक्शन सब रिवर्स हो जाएगी। अब जो Pb एनोड पर PbO2 में बदल रहा था वो PbO2 एनोड पर Pb में बदलने लगेगा, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 होने लगेगी। और ये +2 वाला +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर? PbO2 पहले कैथोड पे कन्वर्ट हो रहा था, तो ये हो जाएगा कैथोड पे। अब इस पे कुछ साइंटिस्ट लोग बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या कुछ साइंटिस्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। उनका ये कहना होता है कि देखो कैथोड पे हमेशा होता था रिडक्शन, और यहाँ +2 से हो रहा है +4 यानी ऑक्सीडेशन। ये तो उल्टी बात हो गई कि कैथोड पे ऑक्सीडेशन होने लगे, और एनोड पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 में हो रहा है रिडक्शन। तो ये तो उल्टी बात हो गई। इसलिए इसको होना चाहिए था एनोड, Pb
SO4 से PbO2 में होना चाहिए था एनोड और इसको होना चाहिए था कैथोड। लेकिन एनसीईआरटी ने यही दिया है जो चार्ट हमने बनाया, और हम लोग एनसीईआरटी के ही रेफरेंस से जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ये मानना है कि जब हम लोग सेम बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो जिस इलेक्ट्रोड पे माइनस लिखा है वो माइनस ही माना जाएगा, एनोड माना जाएगा, और जिस पे प्लस लिखा है वो प्लस माना जाएगा। हालांकि चार्जिंग के समय ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है और डिस्चार्जिंग के समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, तो दोनों अलग अलग सेल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसमें ज़्यादा, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है लेकिन हमने आपको दोनों बातें बता दी। एनसीईआरटी में यही लिखा है कि एट कैथोड एट द टाइम ऑफ चार्जिंग कैथोड PbSO4 कन्वर्ट इन PbO2। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन चार्जिंग, चार्जिंग के समय पूछ रहा, लेड स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंज फ्रॉम X1 टू Y1। अब लेड देखो कहाँ है, लेड चेंज फ्रॉम X1 टू Y1 एट द एनोड। अब एनोड देखो, एनोड में लेड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रही है, +2 से 0, +2 से 0, लेड की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 एनोड पे हो रही है। और X2 टू Y2 एट द कैथोड, कैथोड पे क्या हो रही है, कैथोड पे +2 से हो रही है +4। अब मुझे कह रहा है कि X1 Y1 X2 Y2 बताओ, दैट मीन्स ये है X1, ये है Y1, ये है X2, ये है Y2। साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं साफ साफ, +2 0 +2 +4, और ये है हमारा X1, ये है Y1, ये है X2, ये है Y2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा +2 0 +2 +4, +2 0 +2 +4, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसमें हो सकता है कि कई बच्चे ऑब्जेक्शन करें कि नहीं सर सेकंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो आपने कैसे कर लिया। हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आंसर आपको किया। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, इस स्टेंजा को आप पढ़ सकते हैं जाके एनसीईआरटी से। दो स्टेटमेंट दिए, नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड विद +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ p बॉन्ड। ये बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन एक बनाता है NO, इसमें देखो p बॉन्ड बन रहा है, एक बनाता है N2O, इसमें भी देखिए p बॉन्ड बन रहा है, एक बनाता है N2O3, एक बनाता है N2O5, ये देखो N2O5 है, एक बनाता है N2O3, देखिए ये N2O3 है। तो इसमें भी वही बात हो गई, या इसको ऐसे भी बनाया जाता, ये भी N2O3 है। तो NO हो गया, N2O हो गया, N2O5 हो गया, N2O3 हो गया, NO N2O N2O5 N2O3, और एक आ गया हमारे पास NO2। सब में p बॉन्ड हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन देखो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जिससे कि आप ये ना कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ पाए, +2 है। N2O में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +2 है, +5 है, +3 है, +4 है, +4 है। तो +1 +2 +3 +4 +5, इसका सेंस हुआ ये स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हेलाइड विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बात सही है।
नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, नाइट्रोजन NF5 नहीं बनाता है, बिकॉज नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में यानी कि सेकेंड शेल में केवल 4 ऑर्बिटल हैं, 2s 2px 2py 2pz। इसके पास 2d नहीं है, इसके पास 3d नहीं है, वैकेंट d नहीं है, इसलिए ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाता। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। दोनों सही हैं, स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, यानी कि फोर्थ ऑप्शन माना जाएगा। Which one of the following about an electron occupying 1s orbital in hydrogen? तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी 1s है, ये हमारी 1s है। अब इसके बारे में हमसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। बोर रेडियस A0 है, मान लीजिए कि ये A0 है, A0। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का ग्राफ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा आपने पढ़ा है 1s के लिए साई स्क्वायर और रेडियस के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो साई स्क्वायर और रेडियस के बीच में कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, तो इसलिए ये हमारा द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, ये सही है, लेकिन हमको इनकरेक्ट चाहिए। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 2a0, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो पाया जाएगा और दूर तक इन्फिनाइट तक पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत जगह रहती है। द 1s ऑर्बिटल आर स्पेरिकल, सही है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ A0, तो ये बात गलत है। A0 तक ही हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, आगे भी शेल हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती है, इसलिए ये बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विद आयरन इज डन यूजिंग FeSO4.7H2O। द मास इन ग्राम ऑफ द FeSO4.7H2O रिक्वायर। ठीक है, तो हम लोग को पहले चलना है, क्या मांग रहा है हमसे? हमसे मांग रहा है W ऑफ FeSO4.7H2O। इसका W हमसे मांग रहा है, एक एक्सपेरिमेंट दे रहा है उसमें इसका W मांग रहा। रिक्वायर्ड, यहां तक हम लोग आ गए। टू अचीव 12 ppm ऑफ आयरन, ओके। तो यहां पर मुझे Fe का ppm स्ट्रेंथ 12 दिया गया है, 12 ppm दिया है। आयरन इन 150 किलोग्राम ऑफ वीट, 150 किलोग्राम टोटल है। कंपाउंड का वेट है 150 किलोग्राम। अब इस आयरन से मुझे ये बताना है, तो इन दोनों की हेल्प से पहले मुझे W ऑफ Fe निकालना पड़ेगा। W ऑफ Fe मुझे निकालना पड़ेगा। तो W ऑफ Fe निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ppm स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻6 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें वो प्रेजेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट अभी हमको पहले निकालना, यानी 12 दिया गया ppm, 12 ppm दिया गया, और वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि Fe
Fe हमको निकालना है, तो W ऑफ Fe इंटू 10⁶। और ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि ये हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमको ग्राम में शायद मांगा गया है, नीचे सब ग्राम दिया है, तो ठीक है ये हम लोग ग्राम में लेंगे। और जब ये ग्राम में लेंगे तो ये भी ग्राम में लेंगे, ये भी ग्राम में लेंगे, दोनों ग्राम में लेंगे। अब यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, कितना दिया है 150 किलोग्राम, तो 150 इंटू 10⁻³ ग्राम, 150 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो वेट ऑफ Fe आपका निकल के आएगा 12 इंटू 150 इंटू 10⁻³, और ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻6। तो 12 और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 = 60, 12 1 = 6, 80, 180 आ गया। और 10⁻1.8 ग्राम Fe आ गया, 1.8 ग्राम Fe आ गया। अब अगर W ऑफ FeSO4.7H2O निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4.7H2O भी आपको चाहिए होगा। Fe 56 ग्राम का होता है, सल्फेट 96 ग्राम का होता है, और 7 वाटर 7 इंटू 18 होगा, 7 इंटू 18 होगा। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 128, वो हो जाएगा 56 प्लस 96 प्लस 126, सिक्स 18, 10 और 2 12, और 12 और 17 178 ग्राम आ गया। 178 ग्राम FeSO4 1 मोल FeSO4.7H2 का वेट है। इसका सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा 56 ग्राम Fe प्रेजेंट होता है 178 ग्राम FeSO4.7H2O में। तो भैया 1.8 ग्राम Fe प्रेजेंट होगा 178 अपॉन 56 इंटू 1.8। तो अब भाई अब तो कैलकुलेटर की यूज़ करना ही पड़ेगा जल्दी से आंसर निकालने के लिए। 178 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 1.8, Fe आ गया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? ये देखो यहाँ 278 की जगह 178 कर दिया, तो ये 278 हो जाएगा। तो 278 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 8.935 ग्राम। तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, कोई 8.935 ग्राम है, ऑप्शन थर्ड। तो 8.935 ग्राम ऑप्शन नंबर थर्ड से हम लोग कर लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ DNA डबल हेलिक्स स्ट्रैंड हुज वन स्ट्रैंड हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ बेस। अच्छा, ये तो बायो का क्वेश्चन आ गया। बेस गिनो भाई, GC बेस हमको पता करना होगा और AT बेस पता करना होगा, ग्वानिन साइटोसिन। अब ये हमको एडेनिन पता करना है कितना कितना है, और थाइमीन। तो देखिए हमारे पास G कितने हैं, पहले तो जोड़िए 1 2 3 4, G 4 हैं, और C कितने हैं 1 2 और 3 C है। तो जो GC पेयर बनेंगे
वो बनेंगे 7 और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास 80 पेयर होंगे 13 माइनस 7 13 माइनस 7 यानी कि 6। 1 GC पेयर फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में 1 GC पेयर फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 7 GC पेयर बनाएंगे 3 इंटू 7 21 H बॉन्ड। सिमिलरली 1 80 पेयर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 680 पेयर बनाएगा 2 इंटू 6 12 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा? वैसे तो आप खुद ही बायोलॉजी में इतने सक्षम है, निकाल लिया होगा जल्दी से, फिर भी मैं डिस्कस करने आया हूँ तो डिस्कस कर दे रहा हूँ। 21 प्लस 12 33 बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा आपने। तो आंसर हो जाएगा 33, फोर्थ ऑप्शन। द इनकरेक्ट रिलेशनशिप द फॉलोइंग पेयर इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्रोमियम 1 का कॉन्फ़िगरेशन बच्चा चेक करो। क्रोमियम 1 का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है। क्रोमियम 1 नहीं, Mn प्लस का, और क्रोमियम प्लस 1 का 3d5 है। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। फोर्थ शेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, थर्ड शेल से मुश्किल से जाएगा। तो ये सही दिया हुआ है। आयनाइजेशन एंथैल्पी Cr प्लस की Mn+1 से ज़्यादा होगी। फिर से वही बात, Mn+1 का 3d5 4s1 है और Mn2+ का 3d5 है, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। इसका 3d से इलेक्ट्रॉन निकलना है, इसका 4s से। इसका इलेक्ट्रॉन दूर है, इसका इलेक्ट्रॉन पास है, ये जल्दी निकलेगा, Mn2+ देर से निकलेगा। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 और Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5। ये स्टेबल है इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, Fe2+ का होता है 3d6। इससे ज़्यादा निकलना चाहिए मुश्किल से, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn2+ की गलत दी गई है। Fe2+ से ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ कम दी गई है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf इज गिवन बाय Kf for benzene is less than that of Kf for water। बेंजीन का तो 5.17 के आसपास होता है, वाटर का 1.8 होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये तो गलत दिया गया है। और स्टेटमेंट फर्स्ट का मैं देखता हूँ पेपर में क्या दिया है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का इक्वेशन दिया गया। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में देखो ये फॉर्मूला चलता है, Kf इक्वल टू RT² अपॉन 1000 इंटू LV, जहाँ LV हमारा है LF, जहाँ LF हमारा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जूल पर ग्राम में यूज होता है। अब या तो ये फॉर्मूला दिया होता तो ये सही मान लेते, लेकिन ये दिया नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं।
RT², और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो डेल्टा FUS फ्यूजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है। तो इससे फॉर्मूला बन जाता है RT² अपॉन 1000 डेल्टा एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऊपर, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो अब इसका एक और तरीका होता है, और वो ये कि यहाँ पर हम RT ले लें और 1000 लेके एक T उठा के डेल्टा FUSH के नीचे ले आए, और ये जो होता है ये हमारा एंथैल्पी होता है। 1000 ये एंथैल्पी चेंज बाय T एंट्रोपी चेंज होता, एंट्रोपी चेंज। तो ये हमारा KF का इक्वेशन हो गया। इसी से मिलता जुलता हमको ऑप्शन में दिया गया है। ये मोलल हमारा डिप्रेशन कांस्टेंट है, जो R पे डिपेंड कर रहा है, T पे, M पे और डेल्टा S पे। 1000 यहाँ पर लाना चाहिए था। हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये दिया गया है, RTM और डेल्टा S पेपर में, डेल्टा S ऑफ फ्यूजन। अब उस हिसाब से अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर ना करें, केवल डिपेंडेंसी की बात करें, तो ये सही होना चाहिए था। उस हिसाब से आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा और स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा और फोर्थ आ जाएगा। लेकिन अगर 1000 को हम लोग कंसीडर करें कि 1000 भी हाँ फॉर्मूले में होना चाहिए था, तो 1000 फॉर्मूले में होना चाहिए था, तो उस हिसाब से अगर हम लोग कंसीडर करें तो फिर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 1000 नहीं दिया गया। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही इनकरेक्ट माने जा सकते हैं 1000 के बेस पे, या स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट माना जा सकता है अगर यहाँ पर लिखा होता कि केवल जो है यहाँ पे कह रहा है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केवल गिवन बाय, केवल इक्वेशन दे रहा है। डिपेंड ऑन अगर लिख देता तो हम लोग यहाँ पर फोर्थ के साथ चले जाते, लेकिन डिपेंड ऑन नहीं लिखा, केवल फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, तो हम इसको इनकरेक्ट मानेंगे। हम लोग के सॉल्यूशन में फोर्थ दिया गया है इसका आंसर, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पे सेकंड होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन साथ जाएंगे। ये देखिए यहाँ एनसीईआरटी की ये कॉपी किया गया है, और यहाँ डेल्टा एच के टर्म्स में दिखाया, डेल्टा एच के टर्म में फिर भी नहीं दिखाया है, और 1000 वहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी जाएँ फॉर्मूला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और हम लोग को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के ही बारे में ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं। देखिए मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और मोलल ही हमसे पूछा है। अगर मोलर पूछा होता या मॉलिक्यूलर पूछा होता तो एक बार हम लोग कंसिडर कर सकते थे, कंट्रोवर्सी हो गई इसके अंदर। 63 CO, अच्छा इनमें हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, और Fe वीक फील्ड लीगेंड है, इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, क्योंकि यहाँ पर D5 आएगा, D5 आएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। और इसमें NiCO होल 4 में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और निकिल का कॉन्फ़िगरेशन D8 है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दिए जाएंगे, इसलिए ये D0 आएगा। D0 नहीं सॉरी, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 आएगा। NiCN होल 4 में भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, n बराबर 0 आएगा। एक ये बच गया, इसमें कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 में D6 है, वीक फील्ड लीगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। तो सबसे ज़्यादा FeF63-, फिर COF63-,
NiCN होल 4 और NiCO होल 4 बराबर, फोर्थ ऑप्शन। क्रोमियम 24 है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 सॉरी 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमसे कह रहा है कि L बराबर 1 ढूंढो। इसका देखो L बराबर 0 है, L बराबर 0 1 0 1 0 2। तो L बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 और 6 12, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और L बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 5, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, वो हमें काउंट नहीं करना, P के लिए 1 होती है, वो हमें काउंट करना। P 2 जगह आया है और P6 है। X is the number of electron in 2Tg orbital of the most stable complex ion among, तो ये अमोनिया है, FeCl, बाइडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, मोस्ट स्टेबल ये है, मोस्ट स्टेबल Fe2O4 होल थ्राइस। और इसमें बच्चा हमारे पास Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी D5 है, 3D5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G में 5 आएंगे और Eg में 0 आएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो यानी X की वैल्यू बराबर 5 होगी, तो V2O5 बनेगा, जो एम्फोटेरिक होता है, NCERT में लिखा हुआ है एम्फोटेरिक, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 देखिए, हाफ लाइफ 0 ऑर्डर की 1 आवर दी गई है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे K = A0 अपॉन 2T हाफ। A0 मुझे दिया गया है 2 मोल, और फिर ये 2 × 1 आवर यानी 1 आ गया, K की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग को कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कंसंट्रेशन 0.5 to 0.25। अब K बराबर एक फॉर्मूला होता है A0 - A अपॉन T, तो हम लोग करेंगे T बराबर हो जाएगा 0.5 - 0.25, दैट मीन्स 0.25 आवर्स। तो यहाँ पर 0.5 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये हो नहीं सकता, मिनट में बदलिए। तो मिनट में बदलने के लिए 0.25 × 60 मिनट, 0.25 × 60 मिनट यानी 15 मिनट, आंसर हो जाएगा 15 मिनट। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। X मिलीग्राम ऑफ MgOH होल ट्वाइस, अच्छा, is required to dissolve in 1 liter water to produce pH = 10। चलिए सर, pH अगर 10 है तो POH 14 - 10 यानी 4 होगा, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी 10 to the power -4, क्योंकि OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर होता है 10 to the power -POH, तो 10 to the power -4। अब सर हम लोग MgOH होल ट्वाइस को अगर आयनाइज करें तो Mg2+ + 2OH- बनता है।
अगर इसके हमने x मोल लिए हैं तो ये x होगा और ये 2x होगा, और 2x बराबर हम लोग ने अभी निकाला है 10⁻⁻⁴, तो x बराबर 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, यानी 1/2 करोगे 0.45 आ जाएगा। या ये कर लो x बराबर 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहाँ x मिलीग्राम दिया था, हमने मोल निकाला है, तो ऐसा करो कि x हटा लो, यहाँ y कर लेते हैं, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि x मोल निकाल दिया, y मोल थे तो इसके y, इसके 2y, तो ये y बराबर ये आ गया। ये सर हमारे पास मोल आ गए, और ये मोल हैं MgOH होल ट्वाइस के। तो अब हम लोग W ऑफ MgOH होल ट्वाइस निकालेंगे, जो बराबर होगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट के। 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू Mg का मॉलिक्यूलर मास 24 और एक OH का 17, दो OH का 34 और 24 यानी कि 58, 24 और 34 58। लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, और आपको मांगा मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ मिलीग्राम। ये देखो, ये यहाँ पे 0.5 लगाना भूल गए, ये 0.5 है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। या इसको ऐसा करो 5 इंटू 10⁻⁻5 लिख ले रहे हैं, 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25 और 29, और ये 10⁻⁻5 10⁻³ के साथ गया तो 10⁻⁻2 बना, तो 2.9 मिलीग्राम, और यही x होगा। तो 2.9 मिलीग्राम देखिए कोई आ रहा है, 4th ऑप्शन आ रहा, ये देखिए। Which of the following should be added in organic compound for the detection of carbon and hydrogen? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपने पार्ट के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। उम्मीद है मैं समझाने में सफल रहा हूँगा, फिर भी हो सकता है कि हम लोग की कोशिश के बाद भी हम लोग से कहीं चूक हो जाए, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आगे हम लोग बराबर भरकस सुधार करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा 2026 का आज पहला दिन है, और FST का 26वां टेस्ट भी है, जिसको केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ऑनवर्ड में डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने के पहले चूंकि न्यू ईयर का फर्स्ट डे है बेटा, तो आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। जम के लगे रहिए बेटा, पढ़ते रहिए। टीम न्यू लाइट सर के सुपरविजन में आप लोग के साथ है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन अपना हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कार्बोहाइड्रेट? बेटा कार्बोहाइड्रेट होने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉलीहाइड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड विथ कायरल कार्बन, यानी एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तलाश रहे हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए और कायरल कार्बन भी होना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ तो कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं है, बेकार हो गया। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन कायरल कार्बन ही कोई नहीं मिलेगा। देखो इसको भी आप देखोगे तो 2 HH लगे हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप भी लगा और कायरल कार्बन भी है, आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे आप जाओगे तो यहाँ OH है ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 69 का कौन सा आंसर हो गया? सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ क्वाटरनरी साल्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बाय सॉल्वेशन। बेटा जिस साल्ट का सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि निकलने वाली सॉल्वेशन एनर्जी उसके केस में उतनी ज़्यादा निकलेगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका हो रहा? फर्स्ट का, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद नंबर 2 पे सेकेंड और नंबर 3 पे थर्ड वाला है।
तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। यहां बेटा आपने क्लेमेंसन ले रखा है, तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, मेथिलीन में CH2 में कन्वर्ट कर देगा। उल्फ किस्नर आपने ले रखा है, ये भी क्या करेगा? CH2 में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ रेड फास्फोरस HI ले रखा है, तो ये भी क्या करेगा? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ जो कुछ भी आपने लगा रखा होगा, यहाँ हमको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? एल्केन। तीनों में ABC जो आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? एल्केन, डिपेंडिंग ऑन कि इधर आपने क्या ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, तो अब आइए ऑप्शन पढ़ लिया जाए। कह रहे हैं A इज एन एल्डिहाइड, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। A B एंड C आर एल्कीन, एल्कीन नहीं एल्केन होगा। और थर्ड बोल रहे हैं A B C आर एल्कीन्स, एल्केन्स सॉरी एल्केन्स। राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? थर्ड। यहाँ एनसीईआरटी ने दे भी रखा कि क्लेमेंसन और उल्फ किस्नर। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आइए इस रिएक्शन को देख लिया जाए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने सेकेंड स्टेप ले रखा है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसे देख लिया जाए। यहाँ क्या आ गया? OH, और ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज मेंटेन रहेगा। रेनी निकल आपने ले रखा है, ये डबल बॉन्ड को भी हटा देगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रखा है, ये भी क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तो छेड़ेगा नहीं, यहाँ OH और ये आ गया डबल बॉन्ड। ठीक, अब आप अपने ऑप्शंस को पढ़ना बेटा शुरू कर दीजिए। कह रहे हैं स्टेप फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बोनिल ग्रुप, यानी जो स्टेप फर्स्ट है इसमें डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो गया और कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो गया। ये बात तो बिल्कुल सही है। और बताना क्या है? इनकरेक्ट बताना है आपको। आगे आइए, प्रोडक्ट सेकंड इज कंटेन वन कायरल कार्बन। प्रोडक्ट जो सेकंड बन रहा है ये बता रहे हैं इसमें एक कायरल कार्बन होगा। चलिए चेक किया जाए। अगर यहां आप देखोगे तो हाइड्रोजन लगा, यानी एक कायरल कार्बन तो यही हो गया। दूसरा कायरल कार्बन यहां आपको मिल गया, तीसरा कार्बन कार्बन आपको यहां मिल गया। यानी अगर हम इसको देखें कि प्रोडक्ट सेकंड जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है उसमें बोल रहे हैं कि वन कायरल कार्बन होगा, ऐसा नहीं है। कितने हैं? तीन तीन कायरल कार्बन हो जाएंगे। और यही इन्होंने पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इस हिसाब से देखा जाए ये भी ऑप्शन आपका कैसा हो गया? इनकरेक्ट। ठीक, आगे देखिए। स्टेप थर्ड इज रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ओनली। स्टेप थर्ड में जब सोडियम बोरोहाइड्राइड आप ले रहे हो बेटा, तो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो सही है। और फोर्थ में बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट थर्ड हैज द DU1, नहीं प्रोडक्ट थर्ड ये बना है, DU1 कैसे हो जाएगा? यहाँ देखिए एक रिंग यहाँ है, दूसरी रिंग यहाँ है, एक डबल बॉन्ड लगा है, तो DU1 कैसे हो जाएगा? ये गलत हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपके पास फिलहाल दो दो ऑप्शन हो गए। इनकरेक्ट इन्होंने पूछा है, सेकंड भी और फोर्थ भी, दोनों आंसर हो गए सही। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। करेंट गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर, ये बात तो सही है। एंड लॉन्गर देन PP, ये बात गलत हो। अगला स्टेटमेंट, कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेडियली अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। ये कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। कंपाउंड्स ऑफ केवल नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए बात एप्लीकेबल है, ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स के लिए बात एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो पहला भी स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द मेटल आयन दैट हैव द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ दिस। आपको मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 4.9 चाहिए, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4। इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक, आइए देखा जाए। क्रोमियम +2 है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D5S1। अगर आपने +2 लगा दिया तो एक S1 से निकल गया, एक D5 से निकल गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 4। आयरन +3 दिया गया है, D6S2 होता है, तो S2 से 2 निकल गया और D6 से 1 निकल गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। Mn कूपर +3 है, D5S2 है, तो 2 S2 से निकल गया और एक D5 से निकल गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 4। आयरन कूपर +2 है, D6S2 है, 2 निकाल दिया, D6 है, इसका मतलब 5 और एक 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 4। कोबाल्ट +2 दे रखा है, आयरन के बाद कोबाल्ट है यानी D7S2 है, और +2 आपने लगा दिया तो D7 यानी 5 2 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए।
तो अब आपको बताना था कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा, इसके लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए थे? 4। अब देख लो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यानी क्रोमियम +2, आयरन +2 और Mn+3। तो क्या हो गया, A B E, A B एंड E ओनली, 4th इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ बेटा एनसीईआरटी के पेज पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज दे रखी है इन आयंस के साथ। अगला है आपका कि अमंग 10 ग्राम ऑफ ईच, सबका 10-10 ग्राम ले लिया गया है और पूछ रहे हैं विच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स एलिमेंट दिस एंड दिस। अब एक बात बताइए, अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स है तो सबसे पहले क्या निकालना है, मोल। मोल निकालने के लिए क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आप तो गिवन मास सब में क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो इसका मतलब जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके मोल सबसे ज्यादा आएंगे, और जिसके मोल सबसे ज्यादा आएंगे उसके नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ये जितने भी आपको दिए गए हैं इसमें सबसे कम मोलर मास किसका है, प्रोमेथियम का, ठीक, सॉरी प्रेसियोडायनमियम का, प्रेसियोडायनमियम पीआर है बेटा, पीएम नहीं है, पीआर है, प्रेसियोडायनमियम का। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मैथल इज फर्स्ट, बिजली सेकेंड, और आपको सिलेक्ट करना है राइट आंसर। देखिए PF5 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, इससे मैच कर गया। SF6 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, सॉरी sp3d2, 6 बॉन्ड बनने हैं भाई, 6 सिग्मा बॉन्ड है, sp3d2, इससे मैच कर जाएगा। तो A का सेकंड, B का थर्ड, देख लो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर यही मिल गया, A का सेकंड और B का थर्ड, ठीक। यहां शेप दे रखा है बेटा, इस तरह के स्पीसीज का शेप जो है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। डेल्टा एस सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है 710 किलो जूल पर मोल। CH के लिए बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है, HS बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखा है और CC दे रखा है। इस क्वेश्चन को बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना, यहाँ ये जो सिंगल बॉन्ड है एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, यहाँ CC डबल बॉन्ड की एंथैल्पी है, ठीक। अब अगर ये क्वेश्चन हम लोग लिखें तो ये क्वेश्चन में ट्वाइस कार्बन प्लस 2H2 ये बराबर हो गया H2CCH2। डेल्टा HF निकालना है, क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक। और सारा डेटा यहां दे रखा है, सिर्फ आपको गुणा भाग करना। देख लीजिए कार्बन के लिए क्या है, 710 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए वैल्यू है 436 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट का आ गया। प्रोडक्ट देख लीजिए, H2C डबल बॉन्ड, H2C डबल बॉन्ड CH2 है, तो पहले C डबल बॉन्ड C देख लीजिए क्या है, 611 प्लस CH बॉन्ड कितने आएंगे आपके, तो जब CH बॉन्ड आप देखोगे 2 इधर है 2 इधर यानी 4 है, तो जो CH के लिए दे रखा है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4, ये आपको यहां से मिल जाएगा प्रोडक्ट का। इसे बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो 4th आंसर आपको मिल जाएगा राइट आंसर। लेकिन चूंकि ये मिसप्रिंट है इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन कॉमन भी हो जाए। अब एक बार आप जब कॉपी चेक होगी तो उसे आप देखना, यहाँ एक मिसप्रिंट है बेटा, बिना अगर आप इसको सिंगल मान लोगे तो फिर ये जो आंसर दे रखा है ये आंसर आएगा नहीं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कॉमन हो जाए, बाकी जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शन गिवन बिलो, एक रिएक्शन दे रखी, 2 रिएक्शन दे रखी है बेटा, A और B 2 रिएक्शन है, उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आइए देखा जाए। H2S क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, HCl और सल्फर बन रहा है, यानी H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, आयरन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। इनसे रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट भी कम नहीं है, देखिए 1 2 3 और 4, इनको पढ़ना और फिर बताना है कि कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए पढ़ा जाए। ए में बोल रहे हैं इन ए H2S इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोजन। एक्चुअली बेटा बात तो सही है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन लास्ट में जो बोला है इन्होंने कि बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोजन, इससे बेहतर होता कि अगर ये बोल देते क्या, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम H2S। बेटा जब ओल्ड डेफिनेशन हम लोग रिडॉक्स की पढ़ते हैं तो बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, राइट। तो इस हिसाब से आप देखो तो जो यहाँ इन्होंने लाइन लिखी है ना, इससे बेहतर होता कि अगर ये बोल देते कि क्या हो रहा है भाई, सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। लेकिन ठीक है, स्टेटमेंट सही है, क्यों, H2S का ऑक्सीडेशन हो ही रहा है। स्टेटमेंट सेकंड में आइए, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम अकेला और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, और यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, ठीक। तीसरा, फेरस फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन निकल गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, ये बात भी बिल्कुल सही है। लास्ट बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नेवर पॉसिबल बट रिडॉक्स रिएक्शंस अकर्स, न तो अकेले ऑक्सीडेशन होता है और न तो अकेले रिडक्शन होता है, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का किसी न किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग देखें, बस ये लास्ट वाली इतनी सी लाइन को थोड़ा सा छोड़ दें तो चार के चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो राइट आंसर तलाशी भाई क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर बेटा आप इसके कारण कुछ और कंसीडर करेंगे तो एक भी ऑप्शन आपका मैच ही नहीं करेगा, ठीक। तो बेस्ट आंसर हम लोग क्या ले रहे हैं, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, current negative E naught means that the redox couple has the stronger reducing power than this, बिल्कुल सही बात है। वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही रिड्यूसिंग पावर को शो कर रही है, ये स्टेटमेंट सही है। करें कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, गलत बात है। अगर कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, बल्कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। क्यों, क्योंकि कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कंसंट्रेशन। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पढ़ लो भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। कौन सा राइट आंसर हो गया भैया, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 79 का थर्ड इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल whereas एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन अ गैल्वेनिक सेल। बच्चा जब हम लोग, जो आप पढ़ते समय हम लोग बोलते हैं लोन, ये किसके लिए बात कर रहे होते हैं हम लोग, डैनियल सेल के लिए ना, या गैल्वेनिक सेल के लिए, एक ही बात है, गैल्वेनिक सेल के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, राइट। तो जब गैल्वेनिक सेल की बात करते हो उसके लिए तो लोन एप्लीकेबल, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए इसका उल्टा। तो लोन का मतलब क्या होगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब आइए, अगर गैल्वेनिक में या डैनियल में हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, एनोड कैसा, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, whereas एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन अ गैल्वेनिक सेल, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक। आगे, इन अ डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड इन आउटर सर्किट। अब अगर एक डैनियल सेल आप बना रहे हैं, ये जिंक की रॉड इधर हम लोगों ने ले रखा है, ये कॉपर की रॉड ले रखा है, ये सॉल्ट ब्रिज है, और इसे हम ऐड कर दे रहे हैं। अब यहां देखो, ये पार्ट कैसा है, नेगेटिव, और ये पार्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर आप आउटर सर्किट की बात करोगे तो जिंक वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी तरफ जाएगा और करंट उल्टा फ्लो करेगा, राइट। तो जिंक से किसकी तरफ जा रहा है, कॉपर की तरफ। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इन डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड इन द आउटर सर्किट, ये बात बिल्कुल सही है। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो गया और ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80 का सेकंड इज राइट आंसर। यहां देखिए बना भी रखा है, जिंक करंट इधर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है। आगे, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोल ग्लूकोज सोल्यूशन एंड 1 मोल KCl सोल्यूशन विल बी द सेम। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। क्यों, ये देखिए, जब आप इसके लिए बॉन्ड-हाफ फैक्टर लेंगे तो बच्चा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयोनाइज तो करेगा नहीं, तो बॉन्ड-हाफ फैक्टर ही चेंज हो जाएगा, और जबकि KCl के लिए बॉन्ड-हाफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। तो भले दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन आई की वैल्यू दोनों में क्या है, चेंज, तो ये सेम होगा ही नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन एंड 1 मोलर KCl सोल्यूशन विल बी द सेम, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि जब ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकालोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या लिखते हो, ICRT। ICRT देखो, RT कांस्टेंट ले रहे हो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले रहे हो, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, आई पे तो डिपेंड करेगा। ठीक, तो सेकंड इज राइट आंसर। अच्छा, इस पेज से क्वेश्चन उठाया गया बेटा। अगला देखिए, चूज द इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी। आयनाइजेशन एनर्जी की ये वैल्यू दी गई है, ऑर्डर। तो बेटा ऐसा नहीं होता, आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन नाइट्रोजन के जो सीक्वेंस दिया है वो गलत है सीक्वेंस, और ऐसे भी अगर पलट दो तब भी ये गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इनकरेक्ट ऑर्डर ही पूछे हैं तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है, फर्स्ट इज राइट आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सही है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर सही है, पहला वाला गलत है। अगर इसे आपको चेक करना है सही वाला क्या होगा तो आप निकाल सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। 23, 56 हम लोग लेते हैं एक्सेप्शन, तो 23 कहीं है नहीं। ठीक, 56 की बात करें तो ये एक्सेप्शन है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद कौन आना चाहिए, नाइट्रोजन, उसके बाद कौन होना चाहिए, ऑक्सीजन, सबसे कम कौन होना चाहिए, कार्बन। ये ऑर्डर आपको मिलना चाहिए, ऐसा ऑर्डर तो है नहीं, तो गलत है, राइट आंसर आपको मिल गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑक्साइड्स। बच्चा ये तीनों के तीनों ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक, और ये इकलौता ऑक्साइड कैसा है, बेसिक। तो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑक्साइड्स, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ बेसिक हो जाएगा, और बाकी जो 3 दिए गए वो कैसे हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। ROR इज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन ऊपर 2 लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। RCHO एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ये भी बिल्कुल सही बात है, माइनस प्लस आप कर लेंगे। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Ag प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और यहां बच्चा लोन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत आपका हो गया। A एंड B, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, A भी सही है और B भी सही है, तो देख लो भाई A B कहाँ है, ओनली A एंड B, सेकेंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमंग these groups which of the following order is correct for the magnitude of their plus I effect। प्लस आई इफेक्ट की बात हो रही तो सबसे पहले जो नेगेटिव होगा उनका प्लस आई इफेक्ट न्यूट्रल वालों की तुलना में क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देख लो 2 नेगेटिव दिए गए हैं आपको, तो इसका मतलब इससे इन दोनों का ज्यादा होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखेंगे तो इसे देखिए जरा, आपने ले रखा है COO, यानी O माइनस यहाँ और फिर यहाँ आप जोड़ रहे हो, यहाँ कोई चीज आप ऐड कर रहे होंगे। ठीक, इसके तुलना में ये डायरेक्ट है, और हम जानते हैं कि जब प्लस आई और माइनस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ चूंकि ये बिल्कुल अटैच हो जाएगा, और ये अगर इस ग्रुप को आप देखोगे तो ये क्या है, इसकी दूरी ज्यादा हो जा रही है, राइट, जहां माइनस चार्ज है उसकी दूरी ज्यादा हो जा रही है, तो इन दोनों में सबसे टॉप पे कौन आएगा, O माइनस, तो सबसे टॉप पे कौन होना चाहिए, सेकेंड, उसके बाद कौन आना चाहिए, फर्स्ट, और सबसे कम कौन हो जाना चाहिए, थर्ड। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उनका प्लस आई न्यूट्रल वालों से ज्यादा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो 85 का फोर्थ इज राइट आंसर। अब आइए 86 देख लिया जाए। करंट द OH ग्रुप प्रेजेंट इन फिनॉल इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इज इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटीट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, बिल्कुल सही बात है कि बेंजीन रिंग पे पहले से अगर जो ग्रुप लगा है, यहाँ कोई ग्रुप लगा है, तो यह अब डिसाइड करेगा कि जो आने वाला है उसे कहाँ जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही हो गया। तीसरा पढ़ लो भाई, द OH ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, गलत है। OH ग्रुप क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। ग्रुप सच एज NH2 लोन पेयर है, NHR यहाँ भी लोन पेयर आपको मिल गया, NHCOCH3 यहाँ भी लोन पेयर मिल गया, और ये सारे के सारे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई वाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये सारे के सारे रिंग को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे।
आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, ये सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। तो देख लो भैया कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया। फर्स्ट सही हो गया, सेकेंड सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज राइट आंसर। और यही पूछा गया था, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर आपको बताना था सेलेक्ट द ऑप्शन containing correct set of the statements. How many chiral carbon are present in the compound shown below? चलिए भाई chiral carbon तलाशा जाए। पहला chiral carbon ये मिल गया आपको एक, दूसरा chiral carbon आपको यहां मिल गया दो, तीसरा chiral carbon यहां मिल गया तीन, चौथा कार्बल chiral यहां मिल गया चार, पांचवा chiral carbon यहां मिल गया, देखिए कितना हो गया पांच, ठीक, छठा chiral carbon यहां मिल गया, ठीक, और सातवां chiral carbon यहां मिल गया। तो टोटल chiral carbon कितने हो गए 7। राइट, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अगला क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूजिंग सॉलिड वेज एंड डैश वेज। हाँ बिल्कुल सही है। The solid wedge is used to depict the bond projection out of the plane of the paper। हाँ सही है। अवे फ्रॉम नहीं, अवे फ्रॉम नहीं, जो सॉलिड वेज होता है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ होता है, ठीक, और जो डैश वेज होता है वो अवे फ्रॉम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। और पूछा क्या भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो कौन सा इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड, ओनली सेकंड। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब होता है ग्रुप 15, और ग्रुप 15 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5। दो दो का अंतर लेते हैं पी ब्लॉक में हम लोग। अगला क्या हो गया +3, अगला क्या हो गया +1, अगला क्या हो गया -1, अगला क्या हो गया -3। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलते हैं, लेकिन जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये कंडीशंस आपको मिलते हैं। और इसमें भी अगर केवल किन्हीं को चुनना हो तो टॉप 3, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 1, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो +2 तो हो नहीं सकता। थर्ड इज राइट आंसर। अगला है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। और लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकेंड है, यहाँ ऑर्बिटल्स दे रखे हैं और रेडियल नोड। और जब रेडियल नोड की आप बात करते हो तो ये क्या बोलते हो आप, n-l-1। ये तो हमको लग रहा है इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन होगा, ठीक। और इससे आपको निकालना n-l-1। तो देखिए 3 है, n की वैल्यू क्या आ गई 3, l की वैल्यू क्या हो गई 0। तो 3 0 और -1 2। तो ये किससे मैच कर गया भाई, एक किससे मैच कर गया सेकंड से। चलो दो जगह एक सेकंड दिया गया, एक और मैच करवा लीजिए। बी में आइए 4s, n की वैल्यू क्या हो गई 4, l की वैल्यू क्या हो गई 0, और s क्या कर दिया, एक माइनस आपने कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3। तो b का क्या हो गया फर्स्ट, a का सेकंड, b का फर्स्ट। राइट आंसर कौन सा मिल गया, सेकंड। ठीक है, तो चलिए बेटा, आपका पेपर आई होप अच्छा हुआ होगा। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।